नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बिहार की टटका ताजा खबर के साथ हम सभी हाजिर हैं। हम सभी मतलब मैं और आनंद कुमार जी। आनंद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत कुछ राजनीति में हुआ और आनंद जी ने आप सभी का अभिवादन किया है, लेकिन वो खुद को अनम्यूट करना भूल गए थे। उनकी तरफ से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। आप जिस तरह व्यालोकवाणी पर प्रेम और स्नेह की वर्षा करते रहे हैं, प्लीज करते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की कृपा रुकनी नहीं चाहिए। बहरहाल, बिहार में चुनाव है और चुनावी बहार है और इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं। कल का दिन तो खासा गहमा-गहमी का रहा। कल गृह मंत्री मोटा भाई आए थे, 2 जिलों के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं को, लोगों को, जनता को, सबको संबोधित किया और उसमें उन्होंने राहुल और तेजस्वी की यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा कह दिया। इसी बीच तेजस्वी यादव अपने भारी शरीर के बावजूद काफी मेहनत करते हुए दिखे। कल उन्होंने खगड़िया से लेके पटना तक का चक्कर लगाया, बीच यात्रा छोड़कर वो पटना लौटे, पटना में धानुक सम्मेलन किया और धानुक सम्मेलन के बाद वो फिर से कलम बांटते नजर आए और यहीं पर आनंद जी की एंट्री मैं करवाऊंगा। आनंद जी, तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस जगह पर बंदूकें दी जाती थी, मैं आज वहां लालू सुत कलम बांटने आया हूं। और दर्शकों, श्रोताओं, आप लोगों ने वो वीडियो तो देख ही लिया होगा, इसलिए हम लोग लगाते नहीं है वीडियोस, जिसमें तेजस्वी यादव तथाकथित तौर पर कलम बांटते हुए नजर आए हैं। लेकिन आप और हम अगर देखेंगे तो वो कलमों को फेंकते हुए नजर आए हैं, जो उनके जैसे संस्कारी व्यक्ति को करना चाहिए। मतलब वो जैसे नेता लोग अपने गले की माला या राजा लोग निछावर कर देते थे, तो वो ऐसे उठा रहे हैं और कलम के ढेर को भीड़ में फेंक रहे हैं। आनंद जी, आपने तो वो वीडियो देखा होगा। आपके प्रिय नेता तेजस्वी ये सब क्या अलर-बलर सब कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहला तो ये कि आप बेबुनियाद इल्जाम मत लगाइए। प्रिय नेता मेरे तेजस्वी यादव नहीं है, मेरे प्रिय नेता तेज प्रताप जी हैं। तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, ये हम जरूर कहेंगे। तेजस्वी यादव मेरे प्रिय नेता नहीं होते हैं। तो तेज प्रताप यादव जी की जय कहिए आप, तो उसमें हम आपका समर्थन करेंगे बेशक। ये तेजस्वी यादव, ये बेचारे पेन वेन फेंकते हुए ये अच्छे नहीं लग रहे थे। पहली चीज तो देखिए, इसमें ये होती है ना कि जो खुद ही पढ़ा लिखा ना हो, आप जी, पेन की वैल्यू कब करते हैं? जब देखिए, पुराने जमाने का अगर याद करेंगे तो अक्सर जो अच्छा छात्र होता था उसको शिक्षक जो है वो अपनी कलम गिफ्ट में दे दिया करते थे। बच्चा भी इस बात से बहुत खुश होता था और आगे भी देखा जाता था कि अक्सर जिन बच्चों को शिक्षक ने पेन गिफ्ट में दी है वो लोग कुछ सरकारी अधिकारी वगैरह, कोई नौकरी वगैरह पा जाया करते थे। तो इसकी वजह से जो है वो प्रतिष्ठा भी जो रहती है वो बनी हुई रहती थी। और पेन के साथ, पेन या कॉपी, इन सब के साथ जो भारतीय संस्कार होते हैं, उनको अगर जोड़ करके आप देखिएगा तो पेन फेंक करके देना जो होता है ना, वो सिर्फ आप जिसको दे रहे हैं कोई चीज, उसकी बेइज्जती नहीं मानी जाती, पेन की भी बेइज्जती मानी जाती है। आप संस्कारहीन और उज्जड़ थे, आप पेन के साथ ऐसे बर्ताव कर रहे थे, ये भी माना जाता है। तो पेन या फिर मान लीजिए कॉपी ही अगर किसी के गलती से अगर जमीन पर गिर जाए, तो अब आप सोच करके देखिए, अचानक अगर आपका पाँव किसी कागज पर, किसी किताब पर पड़ जाता है, तो आप एक बार हाथ यूं करते समय जो है ना, वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि आपने पाँव जो है वो अपना किसी धार्मिक ग्रंथ पे रखा था या डेबोनायर पे रखा था। डेबोनायर पे भी रखा था तो आपका हाथ यूं करके हो जाएगा। जी। अब जिन लोगों को डेबोनायर ना पता हो उनको बता दें, मस्तराम जैसी जो किताबें होती है वैसी टाइप की अंग्रेजी में आती है वो। तो अब उस अब पर भी पाँव आपको पड़ने ये सब पर, बताने की जरूरत नहीं है। अब की पीढ़ी आपसे हमसे बहुत ज्यादा हाँ, इक्विप्ड तो है, वो सूचना वो क्रांति मोबाइल हो पे चुकी देखिए है, ना, तो इसलिए हाँ, वो तो मोबाइल पे इसलिए देखिए ना, ऐसी ऐसी पत्रिकाओं का नाम वो क्यों पता रखेगी? बिल्कुल वो आप तो पिछड़े वो तो हैं। चलिए। वो तो अंतर्वासना जैसे नाम याद रखेगी वेबसाइट का। जी, लेकिन अब आप छोड़िए, इस बातचीत को हम लोग ये काम प्रशिक्षण विषय पर न बनाएं। बिहार की टटका खबर है ये। तो ठीक है। तो अब तेजस्वी देखिए, जिस बिहार में तरह अब से सबसे पहले तो कलम बेइज्जती फेंकी, ये हुई। जी, सबसे पहले तो बुरा ये लगा देखने वालों को
या बहुत सारे देखने वालों को लग गया होगा, और जिन लोगों ने कलम पाई उन लोगों को भी बुरा लग गया होगा कि इस तरह से कलम दी गई। तो खुश हुए होंगे थोड़ी देर के लिए कि तेजस्वी यादव के हाथ से फेंकी गई कलम मेरे हाथ आ गई, लेकिन उस कलम का वो कोई उपयोग करने वाले हैं या बिल्कुल भीड़ में जो सबसे आगे खड़े थे वो लोग कोई बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग थे, ऐसी उम्मीद करना या ऐसी अपेक्षा करना तो बेकार है। तो वो जो कलम जहां बांट रहे थे, जिन लोगों को बांट रहे थे, उन लोगों को कलम की कोई जरूरत नहीं थी। तो दान जो दिया गया, तो ये दान भी सुपात्र को नहीं दिया गया है, कुपात्रों को ही दिया गया है, ये भी आप कंफर्म मान सकते हैं। इसके अलावा एक देखिए कि ये पेन वगैरह जो बांटने का काम होता है, ये स्कूल वगैरह के बाहर किया जाए। जैसे कि हम नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको जब सलाह दे रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं, राजनेताओं को हम हमेशा ये कहते हैं कि आप कुछ मत कीजिए, परीक्षाएं जहां पे हो रही होती है, जो एग्जाम सेंटर होता है उसके बाहर में आपको दिख जाएगा कि बहुत से कोचिंग सेंटर वाले जो होते हैं वो अपना पैम्पलेट बंटवा रहे होते हैं। आप पैम्पलेट मत बंटवाइए, आप वहां पे अपना पेन बंटवा दीजिए। छात्र पेन ले जाते हैं, पेन का इस्तेमाल भी करते हैं, तो कम से कम 1 महीने तक आपका लिखा हुआ नाम जो उस कलम के ऊपर होगा वो लोगों को दिखता रहेगा, ये इंश्योर हो जाएगा। 1 महीने 10 दिन जितने दिन भी वो पेन चला, एक क्योंकि चीज यूजर पर तो आपने पेन ही ध्यान पेन। नहीं दिया आचार्य, एक चीज पर आपने जी भी ध्यान नहीं दिया, मैं आपका ध्यान उधर की, इसने उस इलाके का भी अपमान किया है, वो जो बेल्ट है पूरा मोकामा वगैरह का, कि इसने कहा कि जहां आज तक बंदूकें बांटी जाती थी, भाई कौन बांट दिया, क्यों बंटी बंदूकें, क्यों लोगों ने हथियार उठाए, ये सब कौन बताएगा तेजस्वी जी? आनंद जी कैसे देखते हैं इसको? इसमें देखिए हथियार उठाने और वो जितने नरसंहार वगैरह हुए थे, तो नरसंहारों का दौर जो था वो पूरा पूरा जो था वो लालू यादव के दौर में ही चला था। जो जातीय हिंसा और जातीय नरसंहार की बात आप करते हैं, जिसमें एक साथ कई कई लोगों को कत्ल कर दिया जाता था, वो पूरा का पूरा दौर जो था वो पूरा का पूरा दौर लालू यादव का दौर था। जैसे 70 से 76 का दौर आप देखेंगे तो भोजपुर वगैरह में नक्सल मूवमेंट जो था उसका उदय हो चुका था। और एक एक महीने का हिसाब आप देखेंगे तो हर महीने जो है वो कभी किसी महीने 20 लोगों की हत्या हो गई, किसी महीने 50 लोगों की हत्या हो गई। तो एक एक दो दो लोगों की हत्या जो होती थी वो हो रही होती थी, ऐसा नहीं था कि हत्याएं नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो पूरा का पूरा गांव घेर करके और 10 लोगों को काट दिया गया, तो ये जो एमसीसी वाला तरीका होता था जिसमें कई कई लोगों को काट करके मार दिया जाता था, जैसा कि आप उन सभी नरसंहारों में देखेंगे, जिन नरसंहारों में एमसीसी लिप्त रही थी और जिसमें सवर्णों की हत्या हुई थी, कथित रूप से सवर्णों की हत्या, एक्चुअल जो था वो जनरल कास्ट साधारण वर्ग के लोगों की हत्या हुई थी। उन सभी हत्याओं में आप देखेंगे तो ये नजर आ जाएगा। और इन हत्याओं का बढ़ना अगर आप देखेंगे तो ये सबका सब लालू यादव के दौर में हुआ था और लालू यादव का प्रश्रय माना जाता है। अभी हाल में एक अदिति त्यागी नाम की पत्रकार थी, वो 12 नरसंहार वाली जगह जो थी उसको देखने पहुंच गई। 12 नरसंहार के बारे में आपको जिन लोगों को ना पता हो उन लोगों को बता दें, 12 नरसंहार में 32 साल बाद, 12 नरसंहार के 32 साल बाद किरानी यादव को सजा सुनाई गई थी। और इससे पहले भी और 2-3 लोगों को सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये सब अभी निचली अदालतों की सजा है, सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है। तो अभी मामला जो है वो सिर्फ बिहार के कोर्ट तक पहुंचा है। तो बिहार के कोर्ट से सजा हो गई है और ये 35-36 लोगों की हत्या करने में किरानी यादव और 2-4 और लोगों को सजा हुई है। आप सोच सकते हैं कि जिस हत्याकांड में 200 लोग शामिल हों, उसमें 2-4 लोगों को अगर सजा हो भी गई तो क्या असर होगा उसका। तो ये सब कुछ जो है ये सब कुछ हो रहा था जिस समय, उस समय के बारे में बताया जाता है। तो पत्रकार जब पूछ रही थी तो जिस व्यक्ति के गले पर निशान था, मतलब कटे का निशान गले पर उसके आपको नजर आ जाएगा, गला काटने की उसकी भी कोशिश की गई थी, वो साफ साफ बता रहा था कि ये लोग जब यहाँ से वापस जा रहे थे तो लालू यादव जिंदाबाद और राबड़ी देवी जिंदाबाद और आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जा रहे थे। तो कौन लोग थे ये पहचानना या ये जानना कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बार कोर्ट की कार्रवाई देखेंगे तो वो नजर आ जाएगा। और उस समय ये लाइन इतनी ब्लर हो गई थी ना कि ये लोग आते थे तो नक्सल बाड़ी के भी नारे लगाते थे, मार्क्सवादी पार्टी जिंदाबाद। और ये जो मार्क्सवादी आज हुए हैं लालू के साथ, इन पर कई बार मैंने भी सवाल पूछा है कि तुम लोगों को लाज नहीं आई या ऐसा नहीं तो, लेकिन मार्क्सवादियों का साथ लालू को हमेशा पुराने जमाने से मिलता रहा है। पहली सरकार इनफैक्ट लालू की जो बनी थी उसको मार्क्सवादी और संघी दोनों ने सपोर्ट किया था। और
उसके बाद भी अभी तो खैर इन लोगों का महागठबंधन भी है, लेकिन जब ऐसा के छात्र जो लोग ये कहते हैं कि लालू यादव ने कभी संघ का समर्थन नहीं लिया, बड़ा अकर करके, और कहते हैं, और संघ को भी बड़ी सुविधा होती है, आरएसएस वालों को भी इससे बड़ी सुविधा होती है कि उनके ऊपर इल्जाम नहीं आता कि लालू यादव जैसा भ्रष्टाचारी जो है वो उनका ही पैदा किया हुआ है, बिल्कुल उनका ही पैदा किया हुआ है। ठीक है, ये जो जेपी का आंदोलन होता है ना, ये जेपी पुराना वर्जन हुआ करते थे अन्ना हजारे के, और अन्ना जो होता है वो सस्ता वाला वर्जन है जेपी का। तो जेपी आंदोलन से जो पैदा हुए वो सबके सब अपराध कर्मी थे, नीच और दुराचारी थे, सबके सब, एक भी एक्सेप्शन नहीं है। जिस जिसका नाम लीजिएगा सबके सब उतने ही नीच और दुराचारी थे। और अगर कहीं भाजपा के नेता थे सुशील मोदी, इसलिए आपको शराफत की कस्में याद आ रही हैं, तो कोई भाजपा के नेता होने के कारण वो शरीफ आदमी नहीं थे। उनके कारनामे जो थे ना, रूपम हत्याकांड एक बार याद कर लीजिए, जिन लोगों को याद ना हो। रूपम हत्याकांड में रूपम की हत्या नहीं हुई थी, रूपम ने हत्या की थी, ये भी बता देना चाहिए। और पूर्णिया के विधायक जी थे, ये भी बता देना चाहिए। और पूर्णिया के विधायक जी की किचन के छुरे से सुबह की जो बैठक होती है ना, जो जिसको जन बैठक कहते हैं, लोक दरबार कहते हैं, इस सब नाम से आजकल जाने लगा है, तो सुबह सुबह की जो बैठक होती है उसमें वो प्रिंसिपल साहिबा पहुंची थी और उन्होंने छुरे से विधायक जी को मार दिया था, किचन वाले चाकू से। चाकू से हत्या करने में ऐसे ही माना जाता है कि जिस व्यक्ति से आपको बहुत ज्यादा नफरत हो उसी की चाकू से हत्या की जाती है, नॉर्मली नहीं तो लोग गोली मार देना या दूसरे तरीके जो होते हैं मर्डर के, वो प्रेफर करते हैं। और उसके बावजूद सीबीआई जांच वगैरह भी हुई थी इस हत्याकांड की, ये नहीं पूछा गया, पूछा ही नहीं गया, पता ही नहीं किया गया कि आखिर हत्या क्यों की गई। हत्या में सजा देने के लिए, किसी मामले में जो भारतीय कानून चलते हैं उसमें सजा देने के लिए अपराध क्यों किया गया था, ये सिद्ध करना जरूरी होता है। और उसके बावजूद रूपम पाठक मामले में ये चीज कभी नहीं हुई थी। तो न्याय दर्शकों व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का जो काम होता है, वो सब काम जो होता है वो सब जेपी के चेलों ने किया है। दर्शकों देखिए, इसीलिए मुझे बीच बीच में इनको हारमोनियम सहित वापस लाना पड़ता है। अब इन्होंने ये बीच में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बिहार की टटका खबर की, मोटा भाई भी आए थे, तमाम चीजें हुई थी, वो सब बात कर रहे हैं। उसमें अब ये रूपम पाठक हत्याकांड ले आएंगे तो इनको इतना तो याद दिलाना पड़ेगा, प्रभु 2 लाइन में ये भी बताइए कि ये हत्याकांड क्या था नहीं, दर्शकों को। बिल्कुल नहीं, कोई इसको बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने मुद्दे पर ही रहेंगे। रूपम हत्याकांड जो है ना, वो पाठक लोग जो है वो लोग अपने आप गूगल पे सर्च कर लेते हैं, इसीलिए उसकी मेहनत आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो मेहनत करने की जरूरत है वो ये है कि जो अभी बात हुई, जो अमित शाह ने कहा कि ये घुसपैठिया बचाओ रैली है, तो वहां की पब्लिक जो है वो कैसे सोचती है, कैसे समझती है, उस पर भी एक बार ध्यान दिए जाने की जरूरत है। तो इस संबंध में बिहार का एक टर्म, बिहार में इस्तेमाल होने वाला एक शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है, ये शब्द है बदिया। ये बदिया शब्द जो होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बदिया शब्द आमतौर पर कहाँ प्रचलन में है, तो ये आमतौर पर आपको पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में, ये सब जो कटिहार में, ये सब जो सीमांचल कहलाने वाले इलाके हैं, जिनको जबरदस्ती सीमांचल क्यों कहा जाता है मुझे नहीं पता। बंगाल से सटा हुआ है तो सीमांचल हो गया, और नेपाल से जो सटा हुआ है वो सीमांचल नहीं हुआ, पता नहीं किस हिसाब से होता है। तो खैर जो भी होता है, तो नहीं जबरदस्ती नहीं इसको जो नहीं नहीं, सीमांचल कैसे घोषित। वो सीमांचल ऐसे हुआ कि किसी एक गधे पत्रकार ने लिख दिया, फिर बाकी गधे पत्रकारों ने उसकी नकल की और उसके बाद वो सीमांचल सीमांचल हो गया। वरना सीमांचल में मधुबनी क्यों नहीं रहेगा भैया, जिसकी सुपौल इंटरनेशनल क्यों नहीं बॉर्डर रहेगा? लगता है? सुपौल क्यों नहीं सुपौल रहेगा? क्यों नहीं और रहेगा? बेतिया क्यों नहीं रहेगा? रक्सौल होगा पश्चिम चंपारण सीमांचल। क्यों नहीं रहेगा? पश्चिम चंपारण के कई इलाके रहेंगे, लेकिन खैर तो रक्सौल से चलिए। बॉर्डर जो एंट्री होती है, सबसे ज्यादा आयात निर्यात नेपाल के साथ चलता है, वो रक्सौल बॉर्डर से होता है। तो चंपारण को डालिए आप, तो चंपारण को नहीं डालेंगे सीमांचल में। खैर जो भी हो, चलिए। तो ये बदिया शब्द जो था, ये बदिया शब्द क्या है? तो ये बदिया शब्द बड़ा मजेदार है। ये बदिया शब्द इस्तेमाल होता है बांग्लादेश से आए हुए या फिर रोहिंग्या घुसपैठिए जो होते हैं उन लोगों के लिए। क्यों इस्तेमाल होता है? तो इस्तेमाल इसलिए होता है कि यूएन की जो ट्रेनिंग की पॉलिसीज होती है, उस ट्रेनिंग की पॉलिसीज में इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कृषि वगैरह की। तो ये लोग प्रशिक्षित होते हैं कृषि के लिए। अब ये जब नॉर्मली गांव का किसान जो है, उसको जब हम लोग यूनिसेफ या और दूसरे माध्यमों से
प्रशिक्षण आस्था जैसे संस्था होती है बिहार में, उन सब के माध्यम से भी हम लोग कृषि का प्रशिक्षण दे रहे होते हैं बिहार में। तो उसके माध्यम से जब हम कृषि का प्रशिक्षण देने जाते हैं तो लोग जो है उसमें बहुत कम रुचि लेते हैं। गांव के ग्रामीण जो होते हैं उसमें से अक्सर कुछ लोग आपको कहने वाले मिल जाएंगे, क्या इस सब से क्या होगा, हम लोग को अब किसानी सिखाइएगा, हम लोग को पहले से सब कुछ आता है, बचपन से किसानी है तो कर रहे हैं। तो ये कह के वो लोग जो है वो प्रशिक्षण में से भाग जाएंगे, या प्रशिक्षण में जो सिखाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो नई साइंटिफिक तकनीकें जो थी उसका उनको पता नहीं चलेगा। इसकी तुलना में बदिया जो है उसने टीम वर्क करना और ये प्रशिक्षण के जरिए जो है वो सब कुछ करना जो है वो सीख चुका है वो, क्योंकि उसे रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा था और दिन भर वो उसके ट्रेनिंग कैंप से कहीं भाग ही नहीं सकता था। यहाँ गांव वाला जो किसान है, यहाँ गांव वाला किसान 2 घंटे के लिए आपके पास आके बैठेगा, अभी तो लंच के बाद जो है वो भाग जाएगा, दिन भर नहीं बैठेगा। तो ये होता है। सहरसा में तो बाकायदा एक रिफ्यूजी कॉलोनी है जिसका पता नहीं कुछ बिगड़ के अद्भुत सा नाम हुआ नहीं है। नहीं, अभी भी रेफ्यूजी कॉलोनी ही नाम है। रिफ्यूजी तो या वो फर्जी, रेफ्यूजी कुछ कॉलोनी जो फर्जी है, कॉलोनी। जी। ये रेफ्यूजी कॉलोनीज जो है ये 1947 के दौर की रेफ्यूजीज कॉलोनीज है, जिसमें बिहार में आकर के कई लोग जो है जो पाकिस्तान से भागे थे उसमें से कई लोग बिहार में आके बसे थे, तो उनकी कॉलोनीज जहां बसाई गई या फिर अकेले भी वो लोग जहां रहते थे तो वो रेफ्यूजी कॉलोनीज जो होती है वो एग्जिस्टेंस में आई। तो लेकिन उस वो दौर भी में बिहार हिंदुओं में की भी लोग नहीं आ है। रहे होते थे। लेकिन वो उस भी दौर में हिंदुओं बिहार की में नहीं लोग, है। नहीं नहीं, उस दौर में बिहार में लोग आ रहे होते थे। ये चीज लोगों को इसलिए हजम नहीं होती ना, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। अगर आप गौर करेंगे तो जैसे नरेंद्र कोहली जैसे जो बड़े लेखक थे, तो नरेंद्र कोहली का बचपन, उनकी पढ़ाई वगैरह कहाँ हुई थी, तो आप पता जैसे ही करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपना शुरुआत का दौर जो है वो पूरा जमशेदपुर में बिताया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से रेफ्यूजी के तौर पे जब वो भारत आए थे तो वो लोग जमशेदपुर में आके सेटल हुए थे। तो जमशेदपुर उस जमाने में एक बहुत बड़ा टाउन हुआ करता था, सिंदरी बड़ा टाउन हुआ करता था। इन सबको लालू यादव खा गए, ये अलग बात है, लेकिन ये सब बड़े शहर हुआ करते थे। सिंदरी हुआ करता था, फिर बिहार में आपको डालमिया नगर हुआ करता था, ये सब बड़े शहर हुआ करते थे। उद्योग धंधे यहाँ पर काफी थे, तो वहां पे भाग करके लोग जो है वो इन शहरों की तरफ भी आ रहे थे उस जमाने में। तो अब नहीं आते। तो खैर हम लोग थे बदिया पे। तो बदिया का ये जो कंसेप्ट है, तो अब ये चूंकि भाग जाते हैं और प्रशिक्षण लेते नहीं, और इनकी तुलना में जो प्रशिक्षित किसान होता है ये बहुत आसानी से 10 लोगों की टीम के साथ कैसे काम करना है इसको पता होता है। तो ये थोड़ी सी जमीन पहले किराए पे लेता है, लीज पर लेता है, और 1 साल के अंदर अंदर इसकी कमाई इतनी हो जाती है कि इसके लीज की अमाउंट जो है वो बढ़ने लगती है। तो शुरुआत में इसने जो 5 बीघा इस 10 लोगों की टीम ने ली होती है, 5 बीघा जमीन, ये थोड़े ही साल में होता क्या है कि ये 50 बीघा 100 बीघा से ऊपर जमीन जो है ये लीज पर लेकर के, किराए पे लेकर के, और उस पर खेती कर रहे होते हैं। और ये किराए पे जमीन लेते हैं, बटैया पे जमीन नहीं लेते हैं जी। अब देखिए कितनी चीजें बिहार की टटका खबर में तेजस्वी की कलम फेंकने से लेके मोटा भाई के हुंकार तक की क्या बात करते हैं। बिहार के लिए जान दे देंगे साहब। मेट्रो स्वागत के लिए तैयार खड़ी है पटना में। नीतीश चाहे एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं। कल उन्होंने हमारे जैसे बेरोजगारों के लिए भी नहीं, हम लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षित मिलेगा बेरोजगारों मिलेगा के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे मिलेगा। पास उसका जुगाड़ है। अच्छा मेरे रुक पास जाइए। उसका जुगाड़ है। उसको देखिए क्या है कि नया वो कहेंगे कि इस साल से इस साल के बीच ग्रेजुएशन होना चाहिए, और हमने तो अभी हाल में ही संस्कृत से आचार्य किया है, अरे तो मेरे भाई पास तो अभी आप, हाल का ही सर्टिफिकेट है। अरे आनंद जी तो हम तो आपके 1,000 रुपए वसूल के रहेंगे। आपके हिसाब से ही पूरी दुनिया, आप ही में दुनिया समाहित नहीं है। लेकिन दर्शकों, नीतीश शाह ने नई घोषणा की है कि जो भी ग्रेजुएट लड़का लड़की है सबको 2 साल के लिए 1,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि वो लोग पढ़ाई कर सके, कोचिंग कर सके। खैर कोचिंग क्या करेगा, सब गुटखा पुटखा खाएगा, लेकिन खैर बम बम है। इधर शिक्षकों शिक्षिकाओं की नियुक्तियां हुई हैं। उसके अलावा जीविका दीदी का हुआ है। मतलब चचा रोज कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर रहे हैं जिससे भारी संख्या में उनकी तरफ झुकाव हो। 125 यूनिट बिजली बिहार जैसे गरीब राज्य में माफ कर दी गई है। ये मतलब सचमुच, और कहीं कोई इसका बहुत ढोल टाइप से नहीं हुआ है आनंद जी। लेकिन इन सब के बावजूद ध्यान ये रखना है कि वोट किसे नहीं देना है, हम आपको बार बार बताएंगे। इस ठीक है। खानदान को दूर रखना है, चिमटे से भी इस खानदान को नहीं छूना है, वरना बिहार जहां भी जा रहा है, जैसे भी जा रहा है,
हम लोग इतने पीछे चले जाएंगे कि जिसका कोई अंदाजा नहीं होगा। आनंद जी, आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, श्रोताओं, प्लीज व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह बरकरार रखिए। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जय सिया राम। जय श्री राम।